मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध क्या था, कैसे हुआ, किस विषय से संबंधित है, इस पे आज हम लोग पूरे डीप में बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन पूरी तरह मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि किसी भी कंपटीशन में वनडे एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनने के बाद आप स्वाभाविक तौर पे कर ले जाएंगे। हाँ, इसके पहले आप हमारे पुराने जितने भी प्ले लिस्ट के जो वीडियोज हैं, जो हमारी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उससे जुड़े हुए जो भी वीडियो हैं वो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। चलो आज हम लोग बात करते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो अगर एक शब्द में कोई पूछे कर्नाटक का युद्ध क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की युद्ध जो कि यूरोपीय कंपनियां आई और उसमें सारी कंपनियां जब परास्त होती हैं तो दो कंपनियां मुख्य रूप से यहाँ प्रभावी होती हैं। एक होते हैं फ्रेंच और एक होती हैं ब्रिटिशर्स। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच और ब्रिटिश का व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का युद्ध, यानी कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए ये युद्ध होता है। चूंकि दोनों लोग अपनी अपनी कॉलोनियों को, दोनों देशों में व्यवहार शुरू से ही गड़बड़ रहे, तल्ख रहे, क्योंकि 100 वर्षीय युद्ध भी इनके बीच में हुआ, 7 वर्षीय युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध इन दोनों देशों के बीच में हुआ। और इस दोनों देशों के बीच में जब जब युद्ध होता है, इस बात को बड़ा समझने की जरूरत है कि जब इन दोनों देशों के बीच में खटास आएगी, मान लो कि हमारे पापा और आपके पापा कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, और हम और आप कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, और पापा पापा में झगड़ा हो तो यहाँ क्या होगा, हमारे और आपके व्यवहार में भी क्या होगा, झगड़ा होगा, और झगड़ा होने की पूरी संभावना बनती है। सेम कंडीशन कर्नाटक युद्ध में भी देखने को मिलेगा कि जब जब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स वहां देश में लड़ते थे, अपने अपने यूरोप में लड़ते थे, तो भारत में भी उसका प्रभाव दिखता था और उसके युद्ध के परिणत यहां भी युद्ध छिड़ जाते थे। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं किसका, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक यानी नाम ही यूनिक है, कर्नाटक, इसमें नाटक होगा और बहुत नाटक होगा। किसके किसके बीच में होगा नाटक होगा अंग्रेजों के बीच में, फ्रेंच के बीच में। तो इसमें 3 युद्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक का युद्ध। अगर इंडिया को देखें बेटा, तो कर्नाटक उस समय जो था वो तुम्हारा लगभग आंध्र प्रदेश का थोड़ा पार्ट और पूरा तमिलनाडु, इन दोनों क्षेत्रों को मिला के एक बृहद क्षेत्र बनता था कर्नाटक, और जिसका शासक था उस समय अनिरुद्दीन उस समय वहां का शासक था। ठीक, कर्नाटक में फ्रेंच की भी अपनी कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स की भी अपनी कॉलोनी थी। मैं थोड़ा सा कपड़ा ले लूं साफ करने के लिए। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों की अपनी अपनी हेडक्वार्टर वहीं पे पास में थे। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर इसमें युद्ध होता है। तो पहला युद्ध किससे रिलेटेड होता है, तो पहले युद्ध का जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब जब यूरोप में इनके जो मेन होते थे, चीफ आका जो होते थे, आका लोग लड़ते थे और उसके परिणत यहां भी युद्ध छिड़ जाता था। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ता है कहां, फ्रांस में और ब्रिटेन में। वहां यूरोप में दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाता है और दोनों के आका कहते हैं भाई तुम लोग भी लड़ो। जब वहां व्यवहार तल्ख हुए तो यहां भी व्यवहार क्या हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं। और इस युद्ध को यहां लड़ने का जो मूल स्रोत होता है वो इंडिया में कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, यहां कोई विरोधाभास नहीं होता। ये युद्ध किससे जुड़ा हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से, चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन आपस में अपने अपने वर्चस्व वाले व्यक्ति को बैठाना चाह रहे थे, तो वहां के युद्ध के परिणत यहां युद्ध छिड़ता है। और युद्ध की प्रारंभन कहां से होता है, तो चूंकि यहां उस समय फ्रांस का जो गवर्नर था बहुत ही बुद्धिजीवी, सुशील, सज्जन, क्यूट, बुद्धिजीवी, अब मानवीय प्रतिभा का धनी, विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति कौन सा था, डुप्ले।
डुप्ले रामपाल सिंह जैसा एक व्यक्ति है जो परिस्थितियों के अनुरूप बाद में बहुत खतरनाक हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा, वो तहलका मचाएगा कि देखने लायक होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू में कहता है, अंग्रेजों से मीटिंग करता रहता है कि भाई ऐसा करो ना कि हम लोग वहां युद्ध हो रहा है पर हम लोग क्या है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में युद्ध नहीं छेड़ेंगे क्योंकि युद्ध में फिर दोनों कंपनियों का लॉस ही होगा। लेकिन इसमें बातें नहीं बनती हैं और बर्नौटी, कहीं कहीं बर्नौट लिखा है, कहीं कहीं बर्नौटी जो गवर्नर होता है अंग्रेज का, ये ब्रिटिशर्स के 2 जहाज बेड़े को पकड़ लेता है। अब जहाज बेड़े को जब पकड़ लेगा तो क्या करेगा, तुरंत डुप्ले कहता है भाई ऐसा करो बर्नौटी, क्यों भाई ऐसा जानबूझ के क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो, झगड़ा करने के समय नहीं है, झगड़ा मत करो। पर बर्नौटी नहीं मानता है। तो बर्नौटी जब नहीं मानता तो ये भाई साहब डुप्ले जो हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं तुम्हारे अनवरुद्दीन के पास। कहते हैं देखिए आप यहाँ कर्नाटक के राजा हैं और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनसे कह दीजिए कि आप वो मेरे जहाज छोड़ दें। पर ये अनवरुद्दीन कहता है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कहता है भगो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वही हाल जो क्या होता है, जो हाल महापद्मनानंद के समय में करता है चाणक्य, क्या वही हाल ये करता है किसका, डुप्ले का। डुप्ले को बात बहुत चुभ जाती है, आगे चल के बदला लेगा, अभी देखता है। तो अनवरुद्दीन को क्या करता है, अनवरुद्दीन इंटरेस्ट नहीं लेता। अब इधर ये जहाज छोड़ने को तैयार नहीं। डुप्ले क्या करे, युद्ध करे, लेकिन युद्ध कैसे करे, पहले आया कौन, ब्रिटिशर्स अपनी सेना आर्मी बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर चुके थे, वो शक्ति संपन्न ज्यादा थे। तो डुप्ले को लगा कि युद्ध करने लायक माहौल नहीं है। तो इसी समय एक चीज जानो कि 1721 में, अच्छा ये युद्ध का टाइम क्या रहा, तो ये तुम्हारा पहला युद्ध का रहा 1746 to 48, मतलब 1947 में हम याद किए थे तो 1700 याद कर लो, उसी से एक साल कम, उसी से एक साल ज्यादा। 1746 से 1748 के बीच में पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ। और जब इसमें इसको कहीं से कोई होप नहीं दिखता, ये कहाँ चला जाता है, 1721 में फ्रेंच वालों ने अपनी एक कॉलोनी बनाई थी, कहाँ, मॉरिशस में। और मॉरिशस का जो उस समय का वहां का गवर्नर था उसका नाम बहुत अलग था, उसका नाम था ला बोर्डोने से मदद मांगता है। कौन मांगता है, डुप्ले। कहता है भाई देखो आप भी फ्रेंच हम भी फ्रेंच, हम संकट में हैं और आप मेरी मदद करिए। ला बोर्डोने कहता है कोई बात नहीं, आप दोनों हम दोनों भाई भाई हैं, चलो चलते हैं। यहां से 3000 की सेना लेकर वो आता है और 3000 की सेना लेकर वो पूरे तरीके से यहां से आते हुए समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से घेरा डाल देता है, कहां, मद्रास में। और मद्रास में घेरा डालने के बाद अंग्रेजों को विवश हो जाना पड़ता है संधि करने के लिए, अलायंस करने के लिए। और जब अलायंस करते हैं तो चूंकि अब वो मॉरिशस से आया था, उसका कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं था, तो ला बोर्डोने कहता भाई ऐसा करो ना कि हमको कुछ फिरौती दे दो, हम आपको मद्रास वापस कर देंगे। तो कहते हैं हम कितनी फिरौती बातचीत चलती है, कहते हैं भाई वो युद्ध इतने दूर से आए हैं, मॉरिशस से चल के आए, सोचो कितना खर्चा लगा है, युद्ध करने के लिए आए, 3000 सैनिक, खाना पीना सबकी व्यवस्था, सब युद्ध क्षति के रूप में दो। तो बात बनती है 40,000 पाउंड पे। 40,000 पाउंड वहां की 40,000 करेंसी होती है, तो 40,000 पाउंड पे बात बनती है। और 40,000 पाउंड लेकर ये क्या करता है, उसको मद्रास दे देता है। अब चूंकि मैंने कहा डुप्ले चूंकि शुरू में बहुत कहा था इन लोगों से कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन ये लोग नहीं माने थे। और डुप्ले एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति बाद में बनता है। और जैसे ये उसको मद्रास देते हैं, उसको पता चलता है कि अभी ये क्या है, शक्ति रूप से काफी कमजोर हो गए हैं। तुरंत क्या करता है कि डुप्ले फिर से आक्रमण कर देता है, किसमें, मद्रास पर, और मद्रास को फिर से कब्जा कर लेता है। अब मद्रास अंग्रेजों के हाथ से फिर चला गया। अब जब मद्रास फिर चला गया तो क्या हुआ, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वही कंडीशन हो जाती है। तो ये फिर ब्रिटिशर्स जाते हैं किसके पास, अनवरुद्दीन के पास। जैसे ये गए थे अनवरुद्दीन के पास, जाते हैं, कहते हैं भाई सुनो, आप नवाब हो, आपका दायित्व बनता है, हम ब्रिटिशर्स बताओ हाथ जोड़े खड़े हैं, देखो फ्रेंच लोग हमारे साथ जाति कर रहे हैं, हमने 40,000 पाउंड भी पे किए, फिर भी हमको नहीं दे रहे हैं। अब की बार अनवरुद्दीन जब डुप्ले गया था तो उसको तिरस्कृत करके भगा दिया था, लेकिन अब की बार उसने इंटरेस्ट ले लिया, कहा हाँ चलो हम निपटते हैं कहता है। और जब ये इंटरेस्ट ले लेता है अनवरुद्दीन, और ब्रिटिशर्स चढ़ाते भी, अरे भैया आप नवाब हो, आप कहाँ कर्नाटक के नवाब, आप चले और चढ़ा देते हैं। अनवरुद्दीन को भी लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो हम यहाँ सेट करते हैं। तो
अब एक युद्ध होता है अनरुद्दीन की तरफ से, जो अनरुद्दीन की तरफ से जो महफूज खां नेतृत्व कर रहे थे। अनरुद्दीन की तरफ से महफूज खां का नेतृत्व होता है और ब्रिटिशर्स की तरफ से तुम्हारा कैप्टन पैराडाइज कैसे याद करोगे? पैरासाइट से याद कर लेना, पैराडाइज। तो कैप्टन महफूज खां नेतृत्व कर रहा होता है किसका? अनरुद्दीन की सेना का, और कैप्टन पैराडाइज कर रहा होता है फ्रेंच की सेना का नेतृत्व। और इन दोनों में युद्ध होता है, एक भयानक युद्ध होता है। और ये युद्ध जो होता है बेटा, इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है तो सुनो। अनरुद्दीन की सेना कितनी थी? 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सैनिक थे। और फ्रेंच के पास सैनिक कितने थे? 350 प्लस लगभग 650 भारतीय सैनिक थे। कुल मिला के 1000 सैनिक थे। 1000 सैनिक बनाम 10,000 सैनिक का युद्ध होता है। लेकिन ये कैसे सैनिक थे? ये वेल ट्रेंड थे, इनके पास वेपन्स थे, हथियार थे। और ये क्या थे? ये भीड़ थी, ये खाली जोश में आ गए थे। ये धरती है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ठाए मार दिया, वही निपट गए। तो इस तरीके से 10,000 की सेना ये पूरे तरीके से हार जाते हैं। और ये पूरे तरीके से ब्रिटिश जो फ्रेंच होते हैं ये प्रमाणित कर देते हैं कि हेलो, हम फ्रेंच वाले हैं, हमसे पंगा मत लेना। और अनरुद्दीन को चटकी यहाँ चटा देते हैं। और खैर अभी भी उसको, मैंने कहा डुप्ले बाद में बहुत खतरनाक आदमी निकलता है। अभी डुप्ले को शांति नहीं मिली, अभी अनरुद्दीन को ये और सताएगा। और इसी बीच में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। और वहां एक संधि होती है जिसको बोलते हैं एक्स-ला-शापेल की संधि। ये अलायंस होता है। और इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स वालों को उनका मद्रास वापस कर दिया जाए। और मद्रास वापस कर देते हैं फ्रेंच। तो क्या ऐसे हो जाता है क्या कि मद्रास को वापस कर दिया हो गया? नहीं, ऐसा होता है। अफ्रीका में एक आइलैंड इनको भी मिलता है, किसको? फ्रेंच वाले को। और इस तरीके से दोनों खुश हो जाते हैं, युद्ध विराम हो जाता है। लगता है अब कितनी अच्छी स्थिति आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नाटक है, कर्नाटक, उसमें नाटक पे नाटक होता रहेगा। अब दूसरा नाटक स्टार्ट होता है तुरंत। कब? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये कब होता है? इसके तुरंत बाद हो जाता है। 1749 से लेकर तुरंत लड़ जाते हैं 54 के बीच में। होता क्या है कि देखो, मुगल जब थे बेटा 1707 में, औरंगजेब सबसे पावरफुल रूलर था। देखा जाए तो मुगलों में सबसे बड़ा अगर किसी का क्षेत्र था तो किसका था? ये औरंगजेब का था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी छोटे छोटे उसके अधीनस्थ राज थे वो सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, अपने आप को फ्री घोषित करने लगते हैं, सोवरेन घोषित करने लगते हैं। और इसी क्रम में क्या होता है? बंगाल घोषित करता है, आमेर के राजा जयसिंह घोषित करते हैं, हैदराबाद घोषित करता है, सारे लोग घोषित करते हैं और कई सारे नए राज्य बनते हैं। तो उस समय हैदराबाद का जो आदमी होता है, हैदराबाद का, वो होता है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। निजामुल मुल्क आसफ जहां, और निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसका जो लड़का होता है नासिर जंग, ये क्या बनेगा? राजा बनेगा। बनना भी चाहिए, लेकिन इसका भतीजा कहता था तुम नहीं, हम तुमसे ज्यादा योग्य हैं, हम राजा बनेंगे। तो नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर कैसे याद करोगे? मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था ना, जंग लगा दो मुजफ्फर में, जंग, मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग में एक युद्ध होता है। मतलब उत्तराधिकार को लेकर क्या हो जाती है? कंट्रोवर्सी हो जाती है, विरोधाभास हो जाता है, युद्ध की स्थितियां बनने लगती हैं। इधर क्या होता है? मैंने कहा था इधर क्या था? कर्नाटक के राजा कौन थे भाई साहब जिन्होंने तिरस्कृत करके डुप्ले को भगाया था? अनरुद्दीन। और अनरुद्दीन के पास वहां आ जाते हैं चंदा साहब, जो चंदा साहब अभी तक कहाँ थे? मराठे के कब्जों में थे। अब ना जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। बहुत दिनों के बाद गली में चंदा साहब निकलते हैं और कहते हैं सुनो अनरुद्दीन, अब आप गद्दी छोड़े, हम बनेंगे यहाँ के शासक। अनरुद्दीन कहता पागल हो, बुड़बक हो क्या? हम यहाँ के शासक थे, हैं और रहेंगे। तो इन दोनों में युद्ध की स्थितियां बनती हैं। किसमें? अनरुद्दीन बनाम चंदा साहब और नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग। और इसका फायदा कौन लेगा? डुप्ले लेगा। डुप्ले क्या करेगा? अपोजिट पार्टियों से अलायंस बनाएगा, MCD।
यम सी डी, यम बोले तो मुजफ्फर जंग, सी बोले तो चंदा साहब, डी बोले तो डुबले। वो चंदा साहब से बात कर लेता है, मुजफ्फर जंग से बात करता है, कहता है हम बनाएंगे राजा, हमारी सेना तुम्हारे साथ है, चलो हम लड़ते हैं ना। तो उसके बाद ये पूरी तरीके से अलायंस बनती है और एमसीडी सबसे पहले आक्रमण करता है अनरुद्दीन के पास और अनरुद्दीन का मामला ही खत्म कर देता है। इसका लड़का होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई साहब अपना जान बचा के भागते हैं कहाँ? तिरचलापल्ली में, तिरचलापल्ली में शरण लेते हैं और चंदा साहब यहाँ घेरा डाल देते हैं। कहते हैं तुम्हें जैसे निकलोगे वैसे मारेंगे, तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये यहाँ क्या डाल देते हैं? डेरा डाल देते हैं। उधर क्या करता है? नासिर जंग को पराजित करके मुजफ्फर जंग क्या करता है? हैदराबाद का शासक बन जाता है, यानी एमसीडी पूरे तरीके से सक्सेस हो गई। लेकिन अब इसी बीच में एक महान व्यक्तित्व का अनावरण होता है और वो व्यक्ति कौन सा होता है? रॉबर्ट क्लाइव, जो सी या डी क्लास कह सकते हो, एक नॉर्मल सा क्लर्क बन के आता है। कहता है हम तुमको जिता सकते हैं अंग्रेजों, तुम लोग इतना दिन से नौटंकी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं पा रहे हो, हारे जा रहे हो, हारे जा रहे हो। और क्यों? अब अंग्रेजों को वैसे भी चुनना लग रहा था। क्यों? जैसे चंदा साहब गद्दी पे बैठा, उसने 80 गांव दे दिए। किसको? दुबले को दे दिए। मुजफ्फर जंग जैसे गद्दी पे बैठा 50 लाख रुपए दे दिया और बहुत सारे पैसे दिए। डुबले को 2 लाख एक्स्ट्रा दिया कि आप इसको जेब खर्चा रखिए, चॉकलेट खा लीजिएगा। आज उस समय 2 लाख, आज के 20 करोड़ हो गए, 200 करोड़ समझ लो। दिया, कहा इसका चॉकलेट खा लेना। तो इस तरीके से डुबले को अलग से देता है और बहुत पैसा लेता है। ये सब सारी स्थितियां देखकर अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते, कहते हैं ऐसा रहा तब तो डुबले लोगों को भगा देगा। तो क्या करते हैं? क्लाइव की एंट्री होती है और फिर एक नया पार्टी देखने को मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है हम जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? तो कहता है सुनो, चंदा साहब ने अपनी राजधानी क्या बनाई है? कहे अरकाट। कहे डेरा कहाँ डाले हैं? कहे तिरचलापल्ली में। डेरा कहाँ डाल रखा है? तिरचलापल्ली में डेरा डाल रखा है। तिरचलापल्ली में किसके लिए? मोहम्मद अली के लिए, कि जैसे निकलोगे तैसे तोड़ेंगे। तो कहता अरकाट में तुम क्या करो? अपनी सेनाओं को 2 भागों में मार तोड़ दो, एक से आक्रमण करो अरकाट में। जैसे चंदा साहब अरकाट की तरफ चलें, आप आक्रमण कर दो कहाँ? तिरचलापल्ली में, और मोहम्मद अली को छुड़ा लो। दिमाग काम कर गया, दिमाग काम कर गया। और बोल सकते हो कि जो यन और यन बोले तो तुम्हारा सबसे पहले नासिर जंग और एक मोहम्मद अली और ब्रिटिशर्स, ठीक। तो एम बी बोलो या इसको दूसरा नाम देते हैं एम बी एन, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एम बी एन। एम बोले तो मोहम्मद अली, बी बोले तो ब्रिटिशर्स, एस बोले तो नासिर जंग। ये विजित हो जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी डुबले की खोपड़ी का क्या कहना? खतरनाक खोपड़ी थी। इनके सेना में आपसी फूट डला देता है और विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह होने के बाद मामला क्या होता है कि सेना खुद ही अपने शासक को मौत के घाट उतार देती है, शासक ही खत्म। तो इस तरीके से, लेकिन अगर सेकंड वार का कंक्लूजन निकालें कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध में क्या रहा, तो फाइनली देखा जाए तो पहले ब्रिटिशर्स विजित हुए, बाद में रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है और रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री से क्या होता है? पूरा पलड़ा पलट जाता है। और इसी बीच में एक ब्लंडर काम करते हैं फ्रेंच वाले, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लेते हैं फ्रांस की, भैया आप वापस आ जाओ। आपको पता है फ्रेंच क्या थी? एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी। और ब्रिटिशर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक। अब लगता है सब माहौल शांत हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में दोनों के आका लड़ जाते हैं। आका मतलब वहां फिर फ्रांस और ब्रिटेन लड़ जाते हैं। कौन से युद्ध? 7 वर्षीय युद्ध। 7 वर्षीय युद्ध हो जाता है। कहाँ? फ्रांस और वहां। और उसका परिणाम कहाँ दिखता है? इंडिया में। ये लड़ भी जाते हैं 1756, 7 जोड़ो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 1763 कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अच्छा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध उसको बोले क्या थे? अंबर का युद्ध। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसको बोले थे अंबर का युद्ध,
अंबर का युद्ध होता है, जिसमें मैंने बताया था कि मुजफ्फर जंग बनाम नासिर जंग और चंदा साहब बनाम अनूरुद्दीन, ये कहानी दिखती है। और दोनों कहानियों में क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से रोमांचकारी युद्ध हमको देखने को मिलता है, जिसमें पहले डुप्ले प्रभावी होता है और बाद में रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री के बाद क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स प्रभावी हो जाते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में देखो 1756 में युद्ध का प्रारंभन वहां होता है, तो यहां भी तुरंत मैंने कहा गतिरोध पैदा होता है। लेकिन 1757 में यहां एक कहानी और होगी, प्लासी का युद्ध होगा, जिसके अलग वीडियो हम आपको देंगे। 1700 मेनली जो इसमें युद्ध होता है, बहुत भयानक लक्ष्मण जी वाला और मेघनाथ वाला जो युद्ध होता है, वो 1760 को देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में किसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, और फ्रेंच का नेतृत्व कर रहा था कौन, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली भी बहुत खतरनाक था, और दोनों एक दूसरे के अपनी अपनी, काउंट डी लाली क्या करता है, अंग्रेजों की कॉलोनियों पे आक्रमण करके आधिपत्य करना स्टार्ट करता है, और अंग्रेज जो है वो काउंट डी लाली यानी फ्रेंच की कॉलोनियों पर आक्रमण करके आधिपत्य प्रारंभ करते हैं। और फाइनली अगर देखा जाए तो इस युद्ध में फ्रेंच ज़्यादा तरीके से परास्त कह सकते हो, कि लगभग इनके हारने की स्थिति पूरी तरीके से बन गई थी। तभी 7 वर्षीय युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, और वहाँ एक अलायंस होती है जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होती है, और इस संधि द्वारा ये डिसाइड हुआ, चूंकि इस युद्ध में हारा कौन था, ब्रिटिशर्स हारे थे, सॉरी फ्रेंच हारे थे। ब्रिटिशर्स हमेशा महान है, इनका सूरज अस्थि नहीं हुआ, किस्मत के बलिष्ठ थे। सोचो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815 जिसने हिला दिया पूरा यूरोप, ब्रिटिशर्स से वाटरलू में ये हार गया। तो ब्रिटिशर्स तो हमेशा जीतते रहे, इनका किस्मत हमेशा साथ देता रहा। तो यहाँ भी 7 वर्षीय युद्ध में कौन जीतते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, फ्रेंच हार जाते हैं। तो फ्रेंच के पास प्रेशर में इनको अलायंस करना पड़ता है, और कहा जाता है सुनो अब आप भारत में एक ट्रेडर के रूप में गए थे, भारत में शासक नहीं बनने गए थे, आप भारत में क्यों गए थे, एक व्यापारी के रूप में गए थे, और हम आपको आपकी सारी कॉलोनियां वापस करते हैं। तो पेरिस के अलायंस में पहली बात क्या होती है, जितनी भी विजित कॉलोनियां ब्रिटिशर्स ने जीती थी सारी फ्रेंच लोगों को वापस कर दिया। लेकिन कहा आज के बाद तुम एक भी सेना नहीं रखोगे, सारे सेनाओं को कह दो अपना बोरा बिस्तर पैक करें और सीधा कहाँ आ जाए, फ्रांस आ जाए। तो ये जो अगर एक इसमें ये बनता है कि सबसे पहले यहाँ भारत में प्रशासक बनने का ख्वाब किसने देखा था, तो ब्रिटिशर्स ने नहीं, रॉबर्ट डुप्ले ने देखा था। डुप्ले सोचता था कि हम यहाँ के प्रशासक बनेंगे और यहाँ के लोगों को, यहाँ का समय, यहाँ का अनुकूलन, इस परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ के लोगों को हम प्रताड़ित करके और यहाँ की जो रिसोर्सेस हैं उसको बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से उपभोग करके हम अपने देश का समृद्धि और विकास करेंगे। लेकिन खैर विधि का विधान ऐसा कुछ नहीं होता और उनको भी परास्त होना पड़ता है। और यही वांडीवास का युद्ध ये सिद्ध कर देता है कि अब ब्रिटिशर्स में, भारत में एक ही हुकूमत रहने वाली थी और वो हुकूमत किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। और ब्रिटिशर्स की हुकूमत आ जाती है, इनकी मोनोपोली आ जाती है। मैंने बताया था PDBD इतने लोग सीरियल से आए थे। सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। पुर्तगाल वाले पूरे तरीके से ख़त्म हो गए थे, गोवा दमन और द्वीप में ये बैठे रह गए, इनका कोई मतलब नहीं। वो 1961 में गए, ये पूरे तरीके से समाप्त हो गए। डच लोग तुरंत बेदरा के युद्ध में हारे, इनका भी मामला गोल हो गया, ये भी भाग गए। ब्रिटिशर्स, ये इनका विजय पताका चल रहा है। डेनिश तो शुरू से ही डिप्रेशन में थे, बेच बाच के चले गए किसको, ब्रिटिशर्स को। फिर उसके बाद फ्रेंच भी वांडीवास द्वारा क्या हो गए, खत्म। एक ही यहाँ से पताका निकला, कौन, BRITISH, ब्रिटिशर्स। अब यहाँ से एक लोगों की मोनोपोली दिखेगी आपको, किसकी, ब्रिटिशर्स की। और यहाँ से कहानी और समझें कि देखो जितने भी यूरोपियन कंपनियां व्यापार करने आई थी उनके पास दो सब संकट थे। एक तो यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ गई थी, मान लो हम किराने की दुकान खोले हैं, 4 लोग और दुकान खोले हैं, तो पहली दिक्कत क्या है, अगर हमें अपने सामान को बेचना है तो बाकी दुकानों को बंद कराएं, प्रतिस्पर्धा खत्म करें। और दूसरी चीज क्या है, चूंकि हम यहाँ के ओनर नहीं हैं, हम क्या हैं, रेंटर हैं,
हम टेनेंट हैं, हम किराएदार हैं। अगर हम इसके मालिक हो जाएं तो हमको किराया भी नहीं देना पड़ेगा, और अगर यहाँ से सारी व्यापारिक कंपनियां चली जाएं तो हम अपने सामान को जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बेचेंगे। तो पहला ब्रिटिशर्स का क्या बनता है दिमाग कि यहाँ से जितनी कंपनियां हैं उनको रफू चक्कर कर दो, और उसी क्रम में वो सारी कंपनियों को रफू चक्कर कर देते हैं। आप वो क्या बन गए, मोनोपॉली स्थापित कर लिए, यानी कि उनके पास शक्ति भी आ गई, सामर्थ्य भी आ गया, और उन्होंने अपने आप को ये प्रमाणित भी कर दिया कि हाँ, हम किसी भी युद्ध में युद्ध की दिशा और युद्ध की दशा दोनों बदलने में सक्षम हैं। अब दूसरी स्थितियां बनेंगी इसके बाद, जब अब वो किसको यहाँ पराजित करना चाहेंगे, यहाँ की मोनोपॉली स्थापित तो हो ही गई है, अब यहाँ के ओनर को डिफीट करना स्टार्ट करेंगे। वो आप देखेंगे 1757 में प्लासी के युद्ध में, फिर 1764 में तुम्हारे शाह आलम द्वितीय और तुम्हारे शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और तुम्हारे 3 लोग। पहले में कौन था, सिराजुद्दौला। 1757 में कौन था, सिराजुद्दौला बनाम ब्रिटिश लड़े। फिर 1764 में 3 लोग मिल गए। 1764 में देखोगे कि 3 लोग मिल के लड़े, कौन, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला। तो देखो इसमें 1764 में कौन दिखते हैं, 2 लोग दिखते हैं, शाह आलम सेकेंड, शुजाउद्दौला, और तीसरा वो जो बंगाल से बेचारा भगाया गया था, कौन, जिसको गद्दी पर पहले बैठाए, मीर कासिम, फिर उसके बाद वहाँ से भगा दिए, तो वो मीर कासिम। ये तीनों मिलकर लड़ेंगे। तो इन दोनों युद्धों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और यहाँ से ब्रिटिशर्स यहाँ के राजाओं को, यहाँ के जितने प्रशासक होते हैं उनको धीरे धीरे करके परास्त करेंगे। फिर हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, और यहाँ धीरे धीरे यहाँ के सारे राजाएँ डिफीट हो जाएंगे, और सारे डिफीटेड होने के बाद यहाँ ब्रिटिशर्स की हुकूमत में भी मोनोपॉली हो जाती है और ट्रेडर में भी मोनोपॉली हो जाती है। उसके बाद यहाँ से संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट होगी, और वहाँ से हम लोग तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहें, ऊर्जा के साथ गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।